नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों आज हमारी जो सेशन है ये होने वाला है लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 में जो पेपर हुआ था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पटवारी एग्जाम के लिए। पटवारी एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और मनोज सर की क्लास को लेना नहीं भूलें, क्योंकि मनोज सर जो आपको क्लास करवा रहे हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे, तो वो क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस साइंस के क्वेश्चनों का डिस्कशन मैं आपको करवाने वाला हूं। और दोस्तों 41 से लेके 56 नंबर जो क्वेश्चन था वो उसके बीच में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां से आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। तो ज्ञान का अड्डा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से अपना स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जोड़ों के अध्ययन से विज्ञान की कौन सी शाखा है, यानी जोड़ों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना, जोड़ों का जो अध्ययन है दोस्तों वो ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जोड़ों का अध्ययन होता है, ध्यान रखना, जोड़ों का अध्ययन। अच्छा, एक है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में जो अध्ययन आपका होता है वो होता है अस्थियों का अध्ययन, यानी हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का या फिर अस्थियों का जो अध्ययन है वो ओस्टियोलॉजी में होता है। मायोलॉजी के अंदर आपका मांसपेशियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मांसपेशियों का अध्ययन। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन आपका मायोलॉजी में होता है। और हिस्टोलॉजी के अंदर आपका ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन। ध्यान रखना, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। 41 नंबर जो क्वेश्चन था आपका वो पूछा था कि जोड़ों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा होती है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑर्थोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में अस्थि का अध्ययन, मायोलॉजी में मांसपेशी का अध्ययन और हिस्टोलॉजी में आपका ऊतकों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार से आपको 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अस्थि की मध्य गुहा में जिसमें वायु या फिर द्रव भरा होता है वो क्या कहलाती है, यानी हड्डी जो होती है इस प्रकार से हड्डी, इस हड्डी के मध्य के अंदर, इस हड्डी के मध्य के अंदर या तो हवा भरी होती है, वायु भरी होती है, या फिर कोई द्रव पदार्थ भरा होता है, तो इस गुहा को क्या कहा जाता है? इस खाली स्थान या फिर गुहा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों साइनस। क्या कहा जाता है? साइनस कहा जाता है। और साइनस को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसको अस्थि मज्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो साइनस होती है यही, इसी में क्या भरा होता है? द्रव पदार्थ भरा होता है, और यहीं से क्या होता है? आपका रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो इस द्रव पदार्थ की गुहा को हम क्या कहते हैं? इस गुहा को हम बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतः कंकाल एवं परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है? दोस्तों जो कोशिका होती है उस कोशिकांग के उस कोशिका के उस अंग का नाम आपको बताना है जो अंतः कंकाल और परिवहन तंत्र के रूप में काम करता है। तो दोस्तों उस कोशिकांग का नाम है आपका अंतः पर्दवी जालिका। अंतः पर्दवी जालिका जो होती है वो क्या करता है? कोशिका को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अब हमारे शरीर को मजबूती प्रदान कौन करता है? हड्डियां करती हैं, और हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसीलिए इस अंतः पर्दवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, या फिर अंतः कंकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, परिवहन तंत्र का काम क्यों करती है? क्योंकि परिवहन के रूप में क्या करती है? ये मतलब राइबोसोम हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, है ना, या फिर वो जो आपका वसा होती है उसका परिवहन करने का काम भी कौन करती है? अंतः पर्दवी जालिका करती है ना। अंतः पर्दवी जालिका का
परिवहन करने का काम भी होता है, इसलिए अंतःपृथ्वी जालिका को अंतःकंकाल और परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, पोर्टर नाम का एक व्यक्ति था। पोर्टर नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस अंतःपृथ्वी जालिका की खोज की थी। जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी खोज पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने कर दी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड जो सेल होती है, उसके अंदर ये अंतःपृथ्वी जालिका नहीं पाई जाती। अंतःपृथ्वी जालिका किसके अंदर अनुपस्थित होती है? तो आरबीसी के अंदर अनुपस्थित होती है। आरबीसी के अंदर ये मतलब अंतःपृथ्वी जालिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि वह पशु जिसकी कशेरुक दंड की अस्थियों का सूत्र C7 TH18 L6 S5 और CO15 से 21 होता है। तो दोस्तों ये जो आपका कशेरुक दंड यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का निम्न सूत्र किसके अंदर होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सूत्र होता है ये होता है आपका घोड़े के अंदर। किसके अंदर होता है? घोड़े के अंदर होता है। और दोस्तों मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। पशुओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको केवल और केवल डॉक्टर लाइन जो होती है, पशुओं की डॉक्टर लाइन जो हम बोलते हैं, जिसको वेटेनरी बोलते हैं, उसी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी नॉर्मल एग्जाम जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, रीट हो गया, इनमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, ठीक है। तो आपको याद जरूर रखना है C7 TH18 L6 S5 और CO15 से 21 जो सूत्र होता है वो किसका होता है? ये घोड़े की कशेरुक दंड का सूत्र होता है, ठीक है ना। अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की, तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोवंश के पशुओं में होती है, गोवंश के पशुओं में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो गोवंश के जो पशु होते हैं उनके अंदर पंसलियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 13 जोड़ी पंसलियाँ। कितनी जोड़ी पंसलियाँ होती हैं? 13 जोड़ी पंसलियाँ होती हैं। ध्यान रखना बड़े अच्छे से, 13 जोड़ी पंसलियाँ आपकी गायों में पाई जाती हैं या फिर गोवंश के पशुओं में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी अस्थि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि का नाम आपको बताना है। तो शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि का नाम है आपका फीमर। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि आपकी फीमर होती है और ये आपकी जांघ के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जांघ के अंदर पाई जाती है, आपको पता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे छोटी की अगर हम बात करते हैं तो कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी, और उसका नाम होता है स्टेपीज। उस हड्डी का क्या नाम होता है? स्टेपीज। स्टेपीज नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। ये कान के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें जो स्टेपीज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, और जांघ की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी होती है। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ से आमाशय होता है, यानी जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें आमाशय किस प्रकार का आमाशय होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना बड़े अच्छे से, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो 47 नंबर क्वेश्चन आपका है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एबोमेसम नाम का जो आमाशय होता है। या आप ये समझ सकते हो कि जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके आमाशय को क्या कहा जाता है? तो उनके आमाशय को कहा जाता है एबोमेसम। क्या कहा जाता है? एबोमेसम कहा जाता है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रोमथंक। रोमथंक, ध्यान रखना। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनको रोमथंक के नाम से जाना जाता है, और जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके आमाशय को क्या कहा जाता है? उनके आमाशय को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों एबोमेसम। उसके आमाशय को तो एबोमेसम कहा जाता है, लेकिन उन खुद को क्या कहा जाता है? पशुओं को, उन खुद पशुओं को कहा जाता है रोमथंक। उम्मीद कर सकता हूं ये बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पिता से किसके अंदर अनुपस्थित होता है? निम्न में से पिता से किसके अंदर नहीं होता? तो पिता से जो होता है वो आपका घोड़ों में नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता है?
घोड़ों में पित्ताशय नहीं होता है, अन्य सभी में पित्ताशय पाया जाता है। घोड़ों के अंदर पित्ताशय नहीं पाया जाता है। जैसे अगर मनुष्य के पित्ताशय की अगर बात करते हैं तो मनुष्य का जो पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मनुष्य की बात कर रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन तो आपका घोड़े के बारे में था, जो मैंने आपको बता दिया कि पित्ताशय घोड़े के अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मनुष्य का जो पित्ताशय होता है उससे क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। और ये जो पित्तरस होता है इसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक प्रकार का वर्णक जो होता है उसका नाम होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नाम का एक वर्णक होता है। और दूसरा वर्णक आपका होता है बिलीविरिडिन। बिलीविरिडिन यानी दो प्रकार के वर्णक होते हैं आपके पित्तरस में। वर्णक का मतलब होता है रंग पैदा करने वाला। तो ये जो बिलीरुबिन जो होता है, ये बिलीरुबिन नाम का जो वर्णक है, इस बिलीरुबिन नाम के वर्णक के कारण ही क्या होता है? आपका जो मूत्र होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? इसे बिलीरुबिन के कारण होता है। और बिलीविरिडिन जो है ना, बिलीविरिडिन, इसके कारण, इस बिलीविरिडिन के कारण जो मल होता है, मल का पीला रंग होता है ना। तो ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मूत्र का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण, यानी बिलीरुबिन वर्णक के कारण, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिलीविरिडिन क्या करता है? बिलीविरिडिन मल का पीला रंग पैदा करने में काम आता है। ठीक है, यानी ये जो बिलीरुबिन है ये यूरोक्रोम नाम का पदार्थ स्रावित करता है। और ये यूरोक्रोम ही क्या करता है? मूत्र का रंग पीला करता है। तो ये सारी बातें आपको पित्तरस के बारे में ध्यान रखनी है। और दोस्तों पित्तरस का पीएच मान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पित्तरस का पीएच मान आपका ध्यान रखना 7.7 होता है ना। 7.7 पित्तरस का मान होता है, पीएच मान। ये सारी बातें आपको पित्तरस के बारे में ध्यान रखनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? यानी मूत्र के अंदर आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, बड़ी अच्छे से आपको ये बात समझनी है। जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा हिमेचूरिया। हिमेचूरिया किसको कहा जाता है? मूत्र के अंदर आरबीसी की उपस्थिति। और मूत्र के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है तो उसको क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिनुरिया बोला जाता है। हीमोग्लोबिनुरिया किसको कहा जाता है? आरबीसी, मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। और मूत्र के अंदर जब आरबीसी की उपस्थिति होती है तो उसको कहा जाता है हिमेचूरिया। ये बड़े अच्छे से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूट्रोफिल किसका भाग है? न्यूट्रोफिल किसका भाग है? तो मैं आपको बता दूं, जो न्यूट्रोफिल होता है वो सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी का भाग होता है। और डब्ल्यूबीसी में भी आपकी एक ग्रेनुलोसाइट नाम का एक भाग होता है डब्ल्यूबीसी का। यानी डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट, एग्रोन्यूलोसाइट, है ना, और एक ग्रेनुलोसाइट। दो प्रकार की ये डब्ल्यूबीसी होती हैं। और इस डब्ल्यूबीसी में जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसका भाग क्या होता है? आपका न्यूट्रोफिल होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है ना, इस ग्रेनुलोसाइट में आपका न्यूट्रोफिल भाग होता है। और दोस्तों मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर बात बताऊं तो इस न्यूट्रोफिल किसका भाग है? तो न्यूट्रोफिल आपका श्वेत रक्त कणिका के ग्रेनुलोसाइट भाग का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिकाएं। अच्छा, इनको सैनिक कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। जिस प्रकार से आतंकवादियों से हमें सैनिक बचाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा कौन करते हैं? ये डब्ल्यूबीसी करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक नंबर बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम है आपका मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम आपका मोनोसाइट है। दूसरी बात करते हैं तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी का नाम आपका होता है लिम्फोसाइट। क्या नाम होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। अच्छा, सबसे अधिक मात्रा में यानी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में आपकी पाई जाती है न्यूट्रोफिल। क्या पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है डब्ल्यूबीसी के बारे में। उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम मोनोसाइट है। सबसे छोटी जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है उसका नाम लिम्फोसाइट है। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका नाम आपका न्यूट्रोफिल है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या था, करेक्ट था। बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शरीर की वह क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी हमें रोगों से लड़ने की शक्ति जो प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस इम्यूनिटी से तो आप अब अच्छे से मतलब इसके बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने आपकी हर प्रकार की ज़िंदगी को तबाह करके रखा है, तो इम्यूनिटी को तो आप भूल भी नहीं सकते, है ना। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोजन जो होता है वो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। यानी ग्लाइकोजन होता क्या है, तो देखिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अणुओं का समूह होता है। ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है, समूह है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लाइकोजन का निर्माण कर देते हैं। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ करके ग्लाइकोजन का निर्माण कर देते हैं। इसका मतलब जो ग्लाइकोजन होता है वो एक प्रकार का ग्लूकोज के अणुओं का समूह होता है। अब समूह का मतलब क्या होता है, यानी कई प्रकार के ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लाइकोजन का निर्माण कर देते हैं। और जब इस प्रकार की कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, कई प्रकार की संरचनाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो उस श्रृंखला को हम बोलते हैं पॉली श्रृंखला। क्या बोलते हैं, पॉली श्रृंखला। और दोस्तों ग्लूकोज एक प्रकार का सेकेराइड होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सेकेराइड। तो इसमें ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं तो यानी ग्लूकोज तो एक प्रकार का सेकेराइड है और कई प्रकार के ग्लूकोज हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। तो ध्यान रखना ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, इसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य होता है यानी जो मानव होता है, मानव के शरीर में जो भोजन होता है, भोजन, मानव के शरीर में भोजन किसके रूप में संचित रहता है। तो भोजन जो संचित रहता है मनुष्य के शरीर में वो किसके रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर के अंदर क्या रहता है, भोजन संचित रहता है। इसकी आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमिनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है। यानी एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कई प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। इसका मतलब एमिनो अम्ल किसकी संरचनात्मक इकाई होती है, तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में भी आई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की, तो 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा 54 नंबर क्वेश्चन कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो भाई दोस्तों ये तो आपने चौथी 5वीं क्लास में पढ़ा है। रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और सर्वाधिक विटामिन ए किसके अंदर पाया जाता है, तो ध्यान रखना गाजर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, गाजर में। गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम गाजर का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारे रतौंधी रोग नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका रेटिनोल। रेटिनोल इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से जो आपका रोग होता है उसका नाम आपको मैंने बता ही दिया, रतौंधी रोग होता है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। गाजर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो तो होता है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल इसका क्या है, रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है आपका वो होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग आपका क्या है, इस विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन सी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन सी का दैनिक स्रोत क्या है। विटामिन सी का दैनिक स्रोत क्या है, यानी हम ऐसा कौन सा पदार्थ खाएं जो हमारे घरों में उपलब्ध हो और जिससे हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिले। तो उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों हरी मिर्च। हरी मिर्च से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है और ये एक प्रकार का दैनिक स्रोत है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि सर्वाधिक किसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी, तो सर्वाधिक पाया जाता है आपका बारबाडोस लीची में। बारबाडोस
लीची में। अब आपने ये नाम सुना ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं हाल फिलहाल में ही ये आंकड़ा जारी किया गया है कि जो विटामिन सी होता है वो बारबाडोज लीची में सर्वाधिक होता है, और उसके बाद 2 नंबर पर आपका नाम आता है आंवला। आपने आंवला पढ़ा है, आपने इस बारबाडोज लीची को नहीं पढ़ा है। तो अब ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में बारबाडोज लीची दे रखा है तो सही आंसर आपका बारबाडोज लीची माना जाएगा। अगर ये नहीं है तब आपका उत्तर क्या होगा, आंवला होगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, विटामिन के को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो नेफ्थोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्थोक्विनोन। यानी कहने का मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम आपका नेफ्थोक्विनोन होता है। और दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है हेमरेज रोग। हेमरेज रोग, हेमरेज रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विटामिन डी की। किसकी बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है मेरे दोस्तों कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। और इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है बच्चों के अंदर। बच्चों में तो रिकेट्स रोग होता है, और बड़े व्यक्तियों में रिकेट्स के जैसे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियोमेलेशिया नाम का जो रोग होता है वो होता तो रिकेट्स के जैसा ही है, लेकिन ये रिकेट्स तो सिर्फ बच्चों में होता है, और ये जो ओस्टियोमेलेशिया होता है ये बड़े व्यक्तियों में होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों बात आपको विटामिन डी के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो भी घेंघा रोग हमारे गले से संबंधित होता है। और गले में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और इस घेंघा रोग को हम क्या बोलते हैं, गलगंठ रोग भी बोलते हैं। गलगंठ रोग भी बोलते हैं, इसको हम गाइटर रोग भी बोलते हैं, है ना। यानी आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो आयोडीन की कमी होने पर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाएगी। और थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गलगंठ या फिर गाइटर या फिर घेंघा रोग हो जाएगा। और इस रोग में होता क्या है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या होती है, सूज करके नीचे लटक जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और गला सूज जाता है, यानी उसमें सूजन आ जाती है ना। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपका घेंघा रोग होता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन कितनी होती है। यानी 1 ग्राम आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है 1.36 मिलीलीटर। 1.36 मिलीलीटर कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये आंकड़ा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा हीमोग्लोबिन के बारे में कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आपकी 1.36 मिलीलीटर आपकी ऑक्सीजन होती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है, वो इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों आज मैंने आपको लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 का पेपर मैंने आपको सोल्व करवाया है, और इसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सोल्व करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपको इनको आपने सीखा होगा। उम्मीद कर सकता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। ठीक है, और भी पेपर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, रोजाना पेपर आपको मैं देता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।